So friends, starting with the unit 3 of public health, that is environmental health. इसमें हम बात करेंगे कि the various determinants of health, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज जिनके ऊपर हम डिपेंडेंट हैं उनको अफेक्ट करते हैं, और कैसे वो हमारी बॉडी के अंदर अगर एंटर कर जाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर एडवर्सली अफेक्टिंग बीमारियां प्रोड्यूस करते हैं, और लार्जर पॉपुलेशन को कैसे अफेक्ट करते हैं। तो इसमें हम इस लेक्चर में हम वाटर पोल्यूशन के ऊपर फोकस रखेंगे। तो वाटर पोल्यूटेंट्स और वाटर पोल्यूशन के क्या क्या इफेक्ट्स हमारी बॉडी के ऊपर हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, लेट अस नाउ learn about factors affecting human health. Friends, these factors can be grossly classified into some categories such as physical factors, social factors, biological factors, and other factors which don't fit into all these categories. तो कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो हमारी हवा को, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को, उसकी क्वालिटीज को पुअर बना देते हैं। तो जब हम उन पुअर क्वालिटी की नेचुरल रिसोर्सेज को कंज्यूम करते हैं तो वेरियस काइंड्स ऑफ डिजीजेस कैन बी प्रोड्यूस्ड इनटू अवर बॉडी। अगर हम बात करें एयर की, एयर पोल्यूशन, अगर हम एयर पोल्यूशन की बात करें जो कि आजकल बहुत कॉमनली एनकाउंटर होता है, कि सीजनल वेरिएशंस ऐसी हैं कि जैसे जब फसलों की कटाई होती है उसके बाद खेत जलाए जाते हैं, तो उन एरियाज जहाँ पे खेत जलाए जाते हैं उन एरियाज के आसपास के इलाकों में काफी एयर पोल्यूशन देखने को मिलता है। उस एयर पोल्यूशन में स्मॉग होता है, पार्टिकुलेट मैटर बहुत बढ़ जाता है, और स्मोक होता है। जब ये स्मोक और स्मॉग वाली हम एयर इनहेल करते हैं तो देयर कैन बी वेरियस काइंड्स ऑफ एयरबॉर्न डिजीजेस ऑफ द लंग्स सच एज एस्थमा एंड अदर रेस्पिरेटरी डिजीजेस। तो इरिटेशनल होने के कारण जो लंग्स की डिजीजेस प्रोड्यूस हो जाती हैं वो एयर की बैड क्वालिटी से अराइज होती हैं। फिर है वाटर पोल्यूशन। अगर हमारा पीने का पानी साफ नहीं है, कंटेमिनेटेड हो जाता है किसी तरीके से, बैक्टीरिया कंटेमिनेशन हो सकता है, वायरल कंटेमिनेशन हो सकता है, या इवन हैवी सॉल्ट्स जो है वो पानी में, हमारे पीने के पानी में ज्यादा मिक्स हो, तो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम्स में खराबियां आ सकती हैं। देयर कैन बी वेरियस काइंड्स ऑफ डिजीजेस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एज वेल एज एक्सक्रीटरी सिस्टम्स एज वेल। फिर अगर हम बात करें सॉइल की, सॉइल जो है अगर अफेक्टेड हो किसी किसी भी तरह के पॉल्यूटेंट से, तो उससे जो हमारी क्रॉप्स हैं जिससे हमें न्यूट्रिशन मिलता है, न्यूट्रिटिव वैल्यूज मिलती हैं, वो हमें अच्छी नहीं मिलेंगी, और उससे भी बीमारियां पैदा होने का खतरा रहता है। फूड अवेलेबिलिटी, अगर हम ऐसे एरियाज में रहते हैं जो एरिया खुद हमारी न्यूट्रिशन देने वाली क्रॉप्स को नहीं प्रोड्यूस करता है, और हमें किन्हीं दूसरी स्टेट्स या दूसरी एरियाज के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है, तो उस फूड की अवेलेबिलिटी कुछ रीजन्स में अफेक्टेड हो सकती है, या कम अवेलेबिलिटी रह सकती है, या ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा की जरूरत पड़ सकती है। उस ट्रांसपोर्टेशन में उस क्रॉप की क्वालिटी को रिड्यूस होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऐसे भी हमें फूड अवेलेबिलिटी और फूड की कंटेमिनेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो पोल्यूशन, जैसा कि हमने बात की कि पोल्यूशन एक नॉइज पोल्यूशन है, वो भी काफी ज्यादा अफेक्टेड होती है, काफी ज्यादा अफेक्ट करती है हमारी बॉडीज को। तो हमने जैसे देखा कि एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ग्रॉसली ये दो पोल्यूशन हमें सबसे ज्यादा हमारी बॉडी को बीमारियां देती हैं। सोशल फैक्टर्स हैं, जैसे जैसे हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं। किसी एरिया में मान लीजिए हेल्थ केयर फैसिलिटीज बहुत अच्छी सेटअप नहीं है, तो लोगों को बीमारी के लिए अपना काम छोड़ के दूर दराज के इलाकों में हॉस्पिटल जाना पड़ता है। तो ऐसे इलाकों में भी बीमारियां ज्यादा बढ़ने का और ज्यादा फैलने का डर रहता है। एजुकेशन, एजुकेशन में ज्यादा पार्ट होता है हेल्थ एजुकेशन में। हम बात करेंगे जैसे कि लोगों को ये बताना कि किस बीमारी से दूर रहने के लिए हम क्या क्या मेजर्स अपनाएं। जैसे कोरोना वायरस इतना ज्यादा फैला है, एक पेंडेमिक के रूप में, जो हमें आज भी देखने को मिल रहा है। उसकी कितनी वेव्स आ चुकी हैं, उनको सब वेव्स, हाई पीक वैल्यू वेव से बचने के लिए हम लोगों को बताते हैं कि हाथ बार बार धोने चाहिए, मास्क पहन के बाहर निकलना चाहिए, और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी चाहिए। ये सब बातें हैं जो हम गवर्नमेंट लेवल पे, सोसाइटी के लेवल पे, या इवन स्कूल लेवल पे भी हम इन सब बीमारियों को, अ, खास करके जैसे कोरोना के बारे में हमने बात की, उसके उससे बचने के लिए हर लेवल पे जो हम पेशेंट्स को या
वुड बी पेशेंट को या लाइकली टू बी पेशेंट्स को एजुकेट करते हैं, वो हेल्थ एजुकेशन हमें प्रोवाइड करनी चाहिए। तो अगर ये हेल्थ एजुकेशन या इवन किसी बीमारी से बचने के लिए पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस हम नहीं प्रोवाइड कर पाए पॉपुलेशन को, तो भी बीमारियां ज्यादा फैलने के चांसेस रहते हैं। कुछ बीमारियां हैं जैसे वो कुछ खास रेसेस में ही देखने को मिलती हैं, रेशियल एफ्लिक्शंस किसी बीमारियों का ज्यादा है। तो अफ्रीकन रेड फीवर जैसे हम बात कर लेते हैं कि ऐसे वो कुछ खास सोसाइटी में कुछ खास रेसेस में ही देखने को मिलती हैं, और पर्टिकुलरली जो एथनिक रीजन्स, एथनिक एथनिसिटी हम देख के बात करें तो कुछ एथनिक रेसेस में वो ज्यादा देखने को मिलती हैं। तो उन रेसेस को भी हमें उनको एजुकेट करना चाहिए कि कि आप प्रोन टू दिस बीमारी हैं, और उसके लिए हम ये कर सकते हैं उसके उन बीमारियों से बचने के लिए। तो अगेन दीज आर द सोशल फैक्टर्स। इनकम इज आल्सो वन ऑफ देम, कि अगर इनकम इतनी कम है किसी पुअर सोसाइटी की कि वो महंगी इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उस तरह के इलाज सरकारी लेवल पे हमें उनको अफोर्डेबल बनाना चाहिए। तो ये सब सोशल फैक्टर्स हैं जो बीमारी करने और बीमारी से बचने के लिए हमें अप्लाई करने जरूरी हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो जैसे बिहेवियर एंड जेनेटिक्स। किसी इंडिविजुअल के बिहेवियर अलग अलग होते हैं, तो इंडिविजुअल के बिहेवियर ऐसे हैं कि वो अपनी हाइजीन नहीं मेंटेन कर पाते हैं, तो या उनको नॉलेज नहीं है कि कैसे उसके हाइजीन मेंटेन कितनी ज्यादा करनी चाहिए, किस लेवल तक की करनी चाहिए। या जेनेटिक्स हैं कि कुछ बीमारियां हैं जैसे वो जेनेटिकली प्रोन टू पेशेंट्स हैं, उनमें ज्यादा होती हैं। जैसे कोई ऑर्गेनिक डिजीज हैं या हार्ट डिजीजेज हैं, जैसे हार्ट का कोई वॉल्व मिसिंग है तो वो एक जेनेटिकल लेवल पे ट्रेवल करता है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। तो ये सब बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो हमारी हेल्थ को, ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट कर सकते हैं। Other factors include government policies, subsidies, programs for better and betterment of environment and accessibility to health services which are necessary। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज ऐसी होनी चाहिए कि मुश्किल ना हो लोगों को इलाज प्रोवाइड कराने में भी, और लोगों को जा हॉस्पिटल में जाके इलाज करवाने के लिए भी। सब्सिडाइज होना चाहिए कि जैसे इनकम कम है लोगों की और इलाज महंगे हैं, तो वो ट्रीटमेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में या गवर्नमेंट सेटअप्स में सब्सिडाइज्ड रेट्स पे अवेलेबल होने चाहिए। बेटरमेंट फॉर प्रोग्राम्स फॉर बेटरमेंट ऑफ एनवायरनमेंट होना चाहिए कि एनवायरनमेंट को साफ रखने के लिए सरकार टाइम टू टाइम प्रोग्राम्स रन करे, लोगों में अवेयरनेस बढ़ाए कि हमें खेत नहीं जलाने चाहिए, और उससे एयर पोल्यूशन ज्यादा होता है जो वेरियस काइंड्स ऑफ बीमारियों का कॉज बनता है। और असेसिबिलिटी टू हेल्थ सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज इतनी ज्यादा असेसिबल बनानी चाहिए कि रिमोट एरियाज में भी उसकी इतनी अवेलेबिलिटी हो कि लोगों को दूर दराज के इलाकों में नहीं जाना पड़े अपना इलाज कराने के लिए। तो फ्रेंड्स ये सब फैक्टर्स हैं जो हमारी हेल्थ को किसी न किसी तरीके से अफेक्ट करते हैं और बीमारियों को ओरिजिनेट करते हैं। तो अब आगे वाले लेक्चर में हम इन्हीं फैक्टर्स को डिटेल में देखेंगे कि कौन सा फैक्टर हमें कहाँ कहाँ अफेक्ट करता है। ग्रॉसली वी विल बी फोकसिंग ऑन द पोल्यूशन पार्ट, के जो फिजिकल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स, बायोलॉजिकल फैक्टर्स, सभी फैक्टर्स हैं जो हमारी एयर पोल्यूशन को ओरिजिनेट कराते हैं, वाटर पोल्यूशन को कराते हैं, या नॉइज पोल्यूशन करते हैं। जो किसी भी तरह की पोल्यूशन अराइज होती है हमारे एनवायरनमेंट में, वो हमारी हेल्थ को कैसे अफेक्ट करते हैं, हम ज्यादातर फोकस इसी के ऊपर रखेंगे। तो फ्रेंड्स हम सबसे पहले बात कर लेते हैं पोल्यूशन ऑफ वाटर, दैट इज एनवायरमेंटल फैक्टर्स इन वाटर अफेक्टिंग ह्यूमन हेल्थ। जो पोल्यूटेड वाटर है अगर हम वो कंज्यूम करते हैं तो हमारी बॉडी, हमारी हेल्थ कैसे अफेक्ट होती है। तो जो पोल्यूटेड वाटर कंज्यूम करने से बीमारियां पैदा होती हैं उनको बोलते हैं वाटर बॉर्न डिजीजेस। ये क्यों होती हैं? दिस इज वन ऑफ द मेन कॉजेज ऑफ इलनेस एंड डिजीजेस इन इंडिया एंड मैनी अदर डेवलपिंग कंट्रीज। बहुत ज्यादा डेवलपिंग कंट्रीज जो होते हैं उनमें साफ पानी उपलब्ध कराना काफी मुश्किल हो जाता है टू द पीपल एट लार्ज, इसलिए वहां पे, या हम कहें कि इंडिया में भी जो रिमोट एरियाज हैं वहां पे भी पानी पीने का साफ नहीं मिलता है, इस वजह से वाटर बॉर्न डिजीजेस आर वेरी कॉमन ओवर देयर। Safe and wholesome water is free of pathogens, chemical substances and is pleasant to taste। जो साफ पानी है और पीने के लायक पानी है वो किसी भी पैथोजन से फ्री होगा। पैथोजेंस मीन्स जो बीमारी प्रोड्यूस करने के कैपेबल बैक्टीरिया या वायरस या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे शरीर में बीमारी
पैदा करने के कैपेबल है, उसको पैथोजेंस बोलते हैं। तो ऐसे पैथोजन से पानी को बिल्कुल फ्री रहना चाहिए, पानी के अंदर ऐसे पैथोजेंस नहीं होने चाहिए, तभी वो हमारे पीने के लिए सेफ और होलसम वाटर कहलाया जाएगा। केमिकल सब्सटेंसेस, केमिकल सब्सटेंसेस जो अनवांटेड हैं, हमारे लिए फिट हैं टू कंज्यूम, उनसे भी सेफ पानी बिल्कुल फ्री रहना चाहिए, उसमें किसी भी केमिकल से कंटेमिनेशन नहीं होनी चाहिए। एंड इज प्लेजेंट टू टेस्ट। प्लेजेंट टेस्ट का कहने का मतलब ये है कि अगर हम बिल्कुल सॉल्ट फ्री पानी पिए, जैसे रेन वाटर है, दैट इज प्योर वाटर, अगर हम प्योर वाटर को टेस्ट करें दैट इज टेस्टलेस। तो लेकिन जब हम पानी पीते हैं दैट इज नॉट एंटायरली टेस्टलेस, उसमें हल्का टेस्ट रहता है। वो टेस्ट उसमें वो टेस्ट कैसे प्रोड्यूस होता है? वो टेस्ट प्रोड्यूस होता है ड्यू टू द डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स इनटू दैट। जो हमारी बॉडी के लिए कुछ सॉल्ट्स जरूरी हैं, वो उसमें डिजॉल्व्ड हैं पीने वाले पानी में, इसलिए उसका कुछ टेस्ट रहता है। वो टेस्ट प्लेजेंट होना चाहिए, अनप्लेजेंट नहीं होना चाहिए, उसमें से कोई बैड ओडर नहीं आती होनी चाहिए, तभी वो पानी सेफ कहलाया जाएगा फॉर अवर कंजम्पशन। But due to human activities like industrial discharge, urbanization, agricultural resources of pollution, and municipal sewage, water becomes polluted and unsafe for consumption. तो ये वाटर पोल्यूशन होती कैसे है? वाटर पोल्यूशन हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण ही होती है, जैसे इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज है, मोर एंड मोर अर्बनाइजेशन है, एग्रीकल्चर सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन है, एंड म्युनिसिपल सीवेज है, जो सीवेज का पानी हमारे पीने वाले पानी से मिक्स हो सकता है। तो इन्हीं वजहों से पानी पीने वाला पानी पोल्यूट होता है और दैट इज रेंडर्ड अनसेफ फॉर कंजम्पशन। जैसे इंडस्ट्री लगती है, कोई इंडस्ट्री में से जो इफ्लुएंट्स हैं, जो उसके वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, अगर वो ठीक से डिस्पोज ऑफ नहीं किए जाते तो वो स्ट्रीमिंग में आके किसी भी तरह से हमारे पीने वाले पानी में मिक्स हो सकते हैं। तो पीने वाले पानी में अगर वो मिक्स होते हैं तो वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा डेट्रीमेंटल है। एग्रीकल्चर सोर्स ऑफ पोल्यूशन भी यही है कि अगर वो एग्रीकल्चर, जैसे हम फर्टिलाइजर्स डालते हैं, वो अगर हमारी पानी पीने वाले पानी में मिक्स होते हैं तो पानी उनसे कंटेमिनेट होके हमारी बॉडी में डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीजेस प्रोड्यूस करता है। इसी तरह म्यूनिसिपल सीवेज है, सीवरेज का पानी अक्सर देखा जाता है कि पीने वाले पानी की पाइप से में मिक्स होने लग जाता है। तो वो बहुत कॉमन कॉज है काफी ज्यादा बड़ी पॉपुलेशन में बीमारी करने के लिए। तो इसी तरह से ये जो पोल्यूशन पानी की है, इसको हमें इससे पानी को पोल्यूट होने से बचाना चाहिए, और इसके लिए जो भी मेजर्स हमें पोल्यूशन पानी की रोकने के लिए मेजर्स लेने चाहिए, वो पब्लिक हेल्थ लेता है, और उसकी नॉलेज होगी, अगर होगी उनके वर्किंग स्टाफ को, तभी वो नॉलेज ले पाएगा। तो जैसा कि हमने पहले देखा कि फिजिकल फैक्टर्स होते हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, केमिकल फैक्टर्स होते हैं, जो कि पॉल्यूशन कॉज करते हैं ऑफ द वेरियस नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे पानी की, हवा की। तो हम बात करें जैसे पानी की पॉल्यूशन की, तो अगर हम बात करें कि कौन से फिजिकल पॉल्यूटेंट्स हैं जो पानी की पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन कर रहे हैं, वाटर बॉर्न डिजीजेस को के कॉजेटिव एजेंट्स की तरह काम कर रहे हैं, तो वो फिजिकल फैक्टर्स कैन बी सेड टू बी चेंजेस इन टेम्परेचर, कि पानी का टेम्परेचर इतना ज्यादा वेरी कर रहा है, या इतना टेम्परेचर रह रहा है उस पानी का कि जो उसके अंदर बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी ग्रोथ के लिए बहुत फिट है। तो उस टेम्परेचर के अंदर, उस पानी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ बहुत ज्यादा होगी, जो कि हमारे पीने के लिए अनफिट रह जाएगा। और अगर हम ऐसे पानी को पीते हैं तो जो हेल्थ हमारी खराब होगी और वो बीमारियां प्रोड्यूस करेगी। तो इसलिए टेम्परेचर शुड बी एडिक्वेटली सेट फॉर द ड्रिंकिंग वाटर। टर्बिडिटी, अगर पानी साफ नहीं है, उसमें कुछ सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, उसके वो ट्रांसपेरेंट नहीं रहता है, टर्बिड बन जाता है, तो उसका मतलब भी यही है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा डिसॉल्व हो चुका है जो हमारी बॉडी के लिए हो सकता है फिट ना हो पीने के लिए। कलर, पानी का कलर अगर साफ नहीं है, कुछ कलर्ड सब्सटेंसेस मिक्स हो गए हैं, तब भी हमें उसके ऊपर शक करना चाहिए कि ये पानी पीने के लिए फिट नहीं है। सस्पेंडेड एंड फ्लोटिंग मैटर इन वाटर बॉडीज, कि पानी के अंदर कुछ भी, हम जैसे वाटर बॉडीज के अंदर हम लोग कुछ ना कुछ फेंकते रहते हैं, अपना कूड़ा करकट तक भी डाला जाता है, तो वो हमारे पीने वाले पानी के अंदर मिक्स नहीं होना चाहिए, और वो पानी अगर कंज्यूम होगा तो बीमारियां ही प्रोड्यूस करेगा।
तो ये सारी चीजें हैं जो विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमन हेल्थ इलनेसेस. Changes occur due to mixing of due to mixing of wastewater and industrial effluents with rivers and groundwater on addition of silt, sand, metal pieces, rubber, wood chips, paper, foam, scum, carcasses and sewage through various human activities. बेसिकली ये सारी ह्यूमन एक्टिविटीज ही हैं जिसके कारण हमें पोल्यूटेड वाटर मिलता है. ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे हम बोले कि पानी में हम सोचते भी नहीं है कि क्या क्या डाल रहे हैं. जो कुछ भी हमें वेस्ट लगा वो पानी के अंदर डाल दिया और वो जाके वाटर बॉडीज में मिक्स हो गया और हमारे पीने वाले पानी में अगर मिक्स हो गया तो वाटर पोल्यूशन इज एविडेंट. और जैसे वाटर वेस्ट वाटर है, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स हमने बात की अभी, वो रिवर्स में या ग्राउंड वाटर में ऐड हो जाता है. और बाकी सैंड है, मिल्क, मेटल पीसीज, रबर, वुड चिप्स, ऐसी चीजें जो हमारी शरीर की कंजम्पशन के लिए फिट ही नहीं है, वो इतनी बारीक होके अगर पानी में मिक्स होके हमारे शरीर में जाती है कि हमें पता भी नहीं चलता है कि हम ये सब चीजें कंज्यूम कर रहे हैं. तो हमारी शरीर को बीमारियां ही लगनी है. तो इन सब से बचने के लिए हमें पानी को साफ रखना चाहिए और ड्रिंकिंग वाटर जो हमारी कंजम्पशन के लिए है उसको कम से कम इन पोल्यूटेंट से फ्री होना चाहिए. तो दोस्तों, केमिकल फैक्टर्स कौन से हैं जो वाटर पोल्यूशन को जन्म देते हैं? केमिकल pollutants they are derived from human activities such as agriculture, industry and urban growth. एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री जैसे हमने पिछली फिजिकल फैक्टर में भी थोड़ा डिस्कस किया कि जो भी पेस्टिसाइड्स या क्रॉप्स की ग्रोथ के लिए जो कुछ भी केमिकल्स उसमें ऐड किए जाते हैं वो वाटर बॉडीज में या सॉइल में मिक्स होते हैं, जो हमारे पानी के अंदर, अगर पीने के पानी के अंदर उनकी एंट्री हो जाए तो हमें खराब कर सकते हैं. इंडस्ट्री के जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, इफ्लुएंट्स हैं, इंडस्ट्री में से बाहर आ रहे हैं, वो वाटर बॉडीज में मिक्स होते हैं तो हमारी पीने वाले पानी की अगर कंजम्पशन में वो ऐड हो जाते हैं तो हमें खराब करते हैं, हमारी बॉडी को डिजीजेस प्रोड्यूस करते हैं. इसमें कौन कौन से हम सोचे कि केमिकल्स हैं जो हमें खराब कर सकते हैं? जैसे ऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं, ऑर्गेनिक डिटर्जेंट्स हैं, टार है, पेस्टिसाइड्स हैं. ये ऑर्गेनिक पार्ट में आता है कि ऑर्गेनिक केमिकल्स जो हैं वो हमें कौन कौन से हैं जो हमें बीमारियां प्रोड्यूस कर सकते हैं. इनऑर्गेनिक कौन से हैं? जैसे प्लास्टिक्स हैं, सॉल्ट्स लाइक नाइट्राइट्स, फॉस्फेट्स, क्लोराइड्स, फ्लोराइड्स एटसेट्रा. तो इनमें अगर ये केमिकल्स हम सोचे कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मिला के सब कुछ क्या क्या है जो हमारी बॉडी को अनफिट, जो सॉरी हमारे पीने वाले पानी को अनफिट बना देता है. दे आर डिटर्जेंट, सॉल्वेंट्स, साइनाइड्स, heavy metals, minerals and organic acids, nitrogenous substances, fertilizers, soaps, oil spill, chlorine, bleaching agent, dyes, pigments, sulfides, ammonia, toxic and biocidal organic compounds. तो ज्यादातर इनका जो कंट्रीब्यूशन है दैट कम्स फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री. तो इन चीजों को की जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं अगर उनको ठीक से मैनेज नहीं किया जाता, ठीक से हमें उसका डिस्पोजल नहीं किया जाता, तब वो पीने के पानी में कंटेमिनेशन करने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं. These affect human health not only directly but also indirectly by accumulating in aquatic life. For example, fish, which is used as human food. तो ये जरूरी नहीं कि सीधा ही पीने वाले पानी में अगर ये मिक्स हो जाते हैं तभी ये हमें अफेक्ट करते हैं. मान लीजिए इनका अकुमुलेशन हो गया इनटू वाटर बॉडीज, ऐसी वाटर बॉडीज में जहां पे एक्वेटिक लाइफ है, फिश उस पानी के अंदर रहती हैं, और उस अगर वो फिश उस पानी में रहती हैं तो ये फिश की बॉडी में भी केमिकल्स एंट्री ले लेंगे. तो फिश की बॉडी में अगर एंट्री लेंगे और वो फिश हम अगर खाते हैं अपने फूड की तरह, जैसे खाने की, तो वो केमिकल जो फिश के अंदर आ चुके हैं वो हमारी बॉडी में इनडायरेक्टली एंट्री ले लेंगे और फिर से वही हमें बीमारियां प्रोड्यूस करके हमें बीमार बनाएंगे. तो फिजिकल और केमिकल पॉल्यूटेंट्स के बाद हम बात कर लेते हैं बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट्स की. बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट्स किस किस तरह के हो सकते हैं? दे कैन बी पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, वायरस, नेमेटोड्स, वर्म्स, प्रोटोजोन्स एटसेट्रा. तो जो
पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए डिजीज प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनको बोला जाता है, वो कौन कौन से हो सकते हैं? बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं, निमेटोड्स हो सकते हैं, वर्म्स हो सकते हैं, प्रोटोजोन्स हो सकते हैं। तो ये वेरियस काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो पानी में मिक्स हो गए तो हमारी बॉडी में डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली एंट्री ले गए तो किसी न किसी तरह की डिजीज हमें प्रोड्यूस करके देंगे। तो biological waterborne diseases are caused by biological agents or infective agents that may include virus, which may cause viral hepatitis A, viral hepatitis E, bacteria, which cause typhoid or dysentery, protozoa, that is which may cause amoebiasis, helminthics, which cause roundworm and threadworm diseases, or leptospirals, which cause diseases like Weil's disease. The host may be aquatic or the host may be aquatic like cyclops, guinea worm, fish tapeworm, etc. तो जो एक्वेटिक लाइफ में भी फिश जैसे है, उनके अंदर भी अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर जाते हैं तो भी, और वो फिश हम अपने लिए कंज्यूम करते हैं तो भी वो हमारे अंदर डिजीज प्रोड्यूस करने के बहुत ज्यादा कैपेबल रहते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे मलेरिया है, वो स्टेगनेंट वाटर जो पानी रुका हुआ है किसी वाटर बॉडी में, उसके ऊपर जो मॉस्किटो पैदा हो जाते हैं, उसके अंदर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स नाम का एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म चला जाता है। तो वो अगर ऐसा प्लाज्मोडियम वाइवेक्स वाला मॉस्किटो हमें काट लेता है, तो ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स हमारी बॉडी के ब्लड के अंदर एंट्री ले लेता है और फिर मलेरिया हमें प्रोड्यूस करता है। तो ये भी इनडायरेक्ट एंट्री हुई, लेकिन ये सब हुई साफ पानी ना होने की वजह से। Many diseases causing agents thrive in water that are the cause of concern, such as disease carrying insects breeding in or near water, like filaria, arbovirus, onchocerciasis, African trypanosomiasis। तो बहुत तरह के डिजीजेस हैं जो सीधे पानी के अंदर भी जिसके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होते हैं, या उसके पानी के आसपास जो इंसेक्ट्स ब्रीड कर रहे हैं, उन इंसेक्ट्स के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होते हैं। और वो इंसेक्ट्स किसी ना किसी तरीके से हमारे पानी को कंटेमिनेट कर दें, या हम खुद उस इंसेक्ट्स को या फिश को कंज्यूम करते हैं, तो वो इनडायरेक्ट एंट्री से हमें एज बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट एक्ट करते हैं और हमारे शरीर में वेरियस काइंड्स ऑफ डिजीजेस प्रोड्यूस करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इस वाटर पोल्यूशन के हमारी बॉडी के ऊपर इफेक्ट्स क्या होते हैं और क्या क्या चीजें हैं जो हमारी बॉडी को बैडली इफेक्ट करते हैं। अकरेंस ऑफ पेस्टिसाइड्स इन वाटर एडवर्सली अफेक्ट्स ह्यूमन हेल्थ। अगर पेस्टिसाइड्स हमारे पीने वाले पानी के अंदर आते हैं तो वो ज्यादा मात्रा में हो जाए तो हमारी बॉडी को एडवर्सली बहुत बैडली इफेक्ट करते हैं। रिसर्च रिवील्स इट्स स्ट्रॉन्ग लिंकेजेस विद कैंसर like leukemia, lymphoma and other types of cancers of various parts of body। तो बहुत सारी डिजीजेस लाइक कैंसर हमें प्रोड्यूस होता है हमारी बॉडीज में, जैसे ब्लड कैंसर, ल्यूकीमिया जिसको बोलते हैं, या लिम्फोमा हो जाता है। और अदर बॉडी पार्ट्स के भी कैंसर हो सकते हैं, जैसे स्किन के कैंसर हो सकते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के कैंसर हो सकते हैं। तो वेरियस काइंड्स ऑफ कैंसर्स, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, बर्थ डिफेक्ट्स, फीटल डेथ एंड ऑल्टर्ड फीटल ग्रोथ, ये सब बीमारियां हमारी बॉडी में वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। थर्मल पोल्यूशन का मतलब है कि पानी का टेम्परेचर जो है ठीक से मेंटेन ना होना, एक्सेसिवली हीट प्रोडक्शन होना। Thermal pollution results in excessive heat production which are detrimental for human health and aquatic organisms। तो जो भी aquatic organisms हैं, पानी में रहने वाले organisms हैं, पानी में पलने वाले जैसे फिश है, उनको भी हम खाते हैं, तो अगर उसकी बीमारियां प्रोड्यूस करने के लिए भी पानी का टेम्परेचर सही नहीं है और हम ऐसी फिश को कंज्यूम करते हैं, तो भी जो थर्मल पोल्यूशन है वो हमें इनडायरेक्ट वे में भी खराब कर सकती है। मेरीन पोल्यूशन दैट इज कॉज्ड बाय ऑयल स्पिल्स, वाटर वेस्ट डिस्पोजल, especially plastic, is extremely damaging for marine and human life. Tons of plastic wastes are found in stomachs of dead whales, asbestos and other animals। तो ये काफी सारे जो नॉन बायोडिग्रेडेबल पार्टिकल्स होते हैं, जैसे प्लास्टिक इज वन ऑफ दोज, एस्बेस्टस भी है। तो ये हमारी जो मेरीन लाइफ है उसकी, मेरीन एनिमल्स हैं,
जिनको हम खाते हैं उनकी बॉडी में भी अगर अकुमुलेट होते हैं, और वो एनिमल फिश को जैसे हम खाया, तो भी हमारे अंदर ये प्लास्टिक्स एंट्री ले लेंगे, और हमें वेरियस काइंड्स ऑफ डिजीज कैन बी प्रोड्यूस्ड। और ये इनके प्लास्टिक्स के अलावा और क्या, ऑयल स्पिल्स भी बहुत कॉमनली मेरीन वाटर में पाए जाते हैं। जैसे कोई समुद्री जहाज है, उसमें से ऑयल लीक कर गया, तो वो ओशन के पानी में मिक्स हो जाएगा, और उस ओशन के पानी में जो मिक्स हो गया है वो किसी ना किसी तरीके से हमारी कंजम्पशन के वाले पानी में अगर मिक्स हो जाए, तो हमें ऑयल स्पिल्स के कारण काफी सारी बीमारियां हो सकती हैं। रेडियो एक्टिव वेस्ट हैं। रेडियो एक्टिव वेस्ट प्रोड्यूस्ड फॉर हार्नेसिंग nuclear energy or defense purposes, and the leftover wastes from experiments conducted are dumped into oceans. This waste has extremely long life and has effect on human health and ecosystem. तो ये जो रेडियो एक्टिव वेस्ट हैं जो कि यूज होते हैं फॉर वेरियस काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज लाइक प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, या डिफेंस पर्पसेस के लिए, या किसी भी कोई एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं साइंटिफिक लेवल पे, तो उनके जो लेफ्ट ओवर वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो अगर ओशन में डंप कर दिए जाएं, तो ओशन के पानी में वो मिक्स हो जाते हैं, तो जिसके कारण और जिनकी लाइफ भी बहुत लॉन्ग लाइफ होती है। ये जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हैं इनकी तो ईयर्स और हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स तक इनकी हाफ लाइफ होती है। तो अगर वो इतनी देर तक पानी में पड़े रहते हैं, तो बहुत बहुत ज्यादा टाइम तक वो मेरीन लाइफ को या और ह्यूमन लाइफ को भी बुरी तरह से अफेक्ट करते हैं। Then we come on to various types of chemical pollutants. पर्टिकुलर pollutants हैं कौन कौन से जो हमें डिजीज प्रोड्यूसिंग बनाते हैं, लगते हैं, जो हमारे में डिजीज प्रोड्यूस करते हैं। जैसे जिंक है। जिंक causes vomiting, renal damage and cramps. Copper causes hypertension, sporadic fever, uremia, coma. Barium causes excessive salivation, colic, vomiting, diarrhea, tremors, paralysis of muscles or nervous system, damage to heart and blood vessels. Cadmium causes vomiting, diarrhea, abdominal pains, softening of bones, fractures, skeletal deformities, damage to kidney, hypertension, tumor formation, heart diseases, impaired reproductive function, and genetic mutations. So we can see that there are various kinds of chemicals which cause various kinds of diseases in various possible ways and involving various body systems of ours. तो अलग अलग केमिकल्स अलग अलग तरह से हमारे बॉडी के ऊपर एडवर्स इफेक्ट्स दिखाते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम किसी भी केमिकल युक्त पानी को कंज्यूम करने से पहले उस पानी को सेफ बनाएं फॉर ड्रिंकिंग। कुछ और पॉल्यूटेंट्स की बात कर लेते हैं। जैसे मर्करी है। मर्करी कॉजेज इम्पेयरमेंट ऑफ विजन एंड मसल, पैरालिसिस, लेड, हाई रेट ऑफ मिसकैरिएजेस, अफेक्ट स्किन एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, damages kidney, liver and brain cells. Arsenic is a cause of cancer of skin, lungs and liver. Chromosomal aberrations are seen and damages to damage to chromosomes. Gangrene, loss of hearing, injury to nervous system, liver and kidney damages are also seen with arsenic poisoning. Fluorides, they cause rippling, scourge, sponging, fluorosis of bones, teeth. Chromium causes cancer. Manganese causes sexual impotence, muscle fatigue and eye blindness. तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने देखा कि देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ वाटर पॉल्यूटेंट्स व्हिच अफेक्ट आवर बॉडी इन एडवर्सली पॉसिबल मैनर्स, और हमें अपने खास करके पीने वाले पानी को इन चीज़ों की कंटेमिनेशन से बचाना चाहिए। और नॉट ओनली हमें, हम पब्लिक हेल्थ की बात कर रहे हैं, तो जो पीपल एट लार्ज, जो पॉपुलेशन एट लार्ज जिसको हम सर्व कर रहे हैं, उसके उनको पीने के पानी की सेफ्टी और प्योरिटी हमें इंश्योर करनी चाहिए। यही पब्लिक हेल्थ का प्राइम मोटिव होना चाहिए, ताकि बीमारियां ना फैलें, ना आगे उनको बॉडी को खराब करें।